हेलो एंड वेलकम। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता और आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जिसमें तमाम वो खबरें हम आपको दिखाते हैं जो आपके लिए जो है ना बेहद ही जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ी सी चहलकदमी कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और ये बुलेटिन देखना ना भूलिए। बिल्कुल, तो देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। राज्य में क्या कुछ हो रहा है, बवाल को लेकर के हिंसा की जितनी भी खबरें और जितने भी आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। और हरियाणा के नूह में जो सोमवार को हिंसा हुई थी उसकी आग अब गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मंगलवार में गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जम करके हिंसा हुई, बवाल हुआ। देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 70 में बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना हुई है। गुरुग्राम से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। सोमवार दोपहर नूह में फैली हिंसा की आग देर रात तक गुरुग्राम तक पहुंच गई। मंगलवार को भी पूरे दिन गुरुग्राम से हिंसा की खबरें आती रहीं, लेकिन देर शाम गुरुग्राम के सेक्टर 70A में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। कई दुकानों, गोदाम और टायर की एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। गुरुग्राम सेक्टर 70A में देर शाम माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद कई दुकानों में आग लगा दी गई। हालांकि जिस तरीके से मंगलवार की सुबह गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद से प्रशासन जो है पूरे तरीके से मुस्तैदी होकर के पूरे गुरुग्राम में अलग अलग जगहों पे बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस बल की तैनाती कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी एक तस्वीर जो है वो गुरुग्राम के सेक्टर 70 से आ रही, जहां तस्वीर देख सकते किस तरीके से एक दुकान है जो धू करके जल रही है। दुकान को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसी पंचर की दुकान है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो जनरेटर पड़ा हुआ है, जिस तरीके से ये सामने एयर प्रेशर की मशीन रखी हुई, इसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पंचर की दुकान थी जो कि सेक्टर 70 में मौजूद है। लेकिन ये कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल पुलिस के पास इसके लेकर कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि यह आग खुद ब खुद लगी है या इसमें आग लगाई गई है। वहीं गुरुग्राम के बादशाहपुर में भी एक गुट नूह हिंसा के विरोध में प्रदर्शन करने निकला। इस दौरान इस ग्रुप ने 2 जगहों पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। गुरुग्राम के बादशाहपुर के सेक्टर 67 में एक दुकान में आग लगाई गई। यहाँ पर आगजनी की 2 घटना हुई हैं। दूसरी घटना यहाँ पे रामगढ़ गांव से बाहर ये कच्ची दुकानें थी, जहाँ पर एक भीड़ आई और यहाँ पर आग लगा के चली गई। बताया जा रहा है कि दर्जी की दुकान थी जिसमें ये आगजनी की गई है, और ऐसी घटना यहाँ पे दूसरी हुई है। दरअसल यहाँ पे एक ग्रुप निकला है जो लगातार हंगामा कर रहा है। हंगामा इसलिए कर रहा है कि जो मेवात के अंदर जिस तरीके से दंगे हुए हैं उसको लेकर वो अपना विरोध प्रदर्शन अपना जाहिर कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसी आगजनी की घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये दूसरी घटना है यहाँ पे जब एक ग्रुप आया और इस पे आग लगा के यहाँ से चले गए। हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए गुरुग्राम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 66 में तोड़फोड़ के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आला अधिकारी लगातार गुरुग्राम के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नूह हिंसा का असर दरअसल हरियाणा के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। पलवल में भी उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया है। जहाँ भिवाड़ी में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, और साथ ही हरियाणा के नूह में प्रशासन ने अब तक क्या एक्शन लिया है, जो सोमवार को हिंसा हुई थी उस पर आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के कई शहरों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। हिंसा की आग हरियाणा के पलवल तक पहुंच गई। पलवल में सोमवार की देर रात उपद्रवियों ने दुकानों में आगजनी की। मंगलवार की सुबह भी पलवल में हिंसा जारी रही। दंगाइयों ने पहले तो सामान से भरे 4 ट्रकों में आग लगा दी। ट्रक के साथ लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। वहीं पलवल के परशुराम कॉलोनी में भी उपद्रवियों ने आगजनी की और कई झुग्गियों में आग लगा दी। आग की वजह से झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोका। पलवल के साथ ही राजस्थान के भिवाड़ी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। युवाओं ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की, खास तौर पर समुदाय विशेष की दुकानों को निशाना बनाया। तोड़फोड़ के दौरान जब पुलिस पहुंची तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भाग खड़े हुए। वहीं नूह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। नूह समेत आसपास के थानों में कुल 48 FIR दर्ज की गई है।
पुलिस ने अब तक 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। हिंसा में 100 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। नूह से शुरू हुई हिंसा में अब तक होमगार्ड के 2 जवान सहित कुल 5 लोगों की मौत की खबर है। तो सोमवार को नूह में जो हिंसा भड़की है उससे हिंदू संगठन काफी ज्यादा गुस्से में है। जी हाँ, वीएचपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। वीएचपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें और क्या कुछ दावा किया गया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नूह में हुई हिंसा के बाद हिंदू संगठनों के अंदर आक्रोश है। हरियाणा समेत राजस्थान के कई शहरों में हिंदू संगठनों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह हिंसा भी हुई। मंगलवार के दिन नूह हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुस्से का इजहार किया। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने समुदाय विशेष पर ब्रजमंडल यात्रा पर हमले का आरोप लगाया। वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए। सुरेंद्र जैन ने मंदिर पर हमले का आरोप लगाया। मंदिर में शरण लिए लोगों पर भी हमले की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके सामने ही वीएचपी के 2 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। लगभग 3000 लोग नल्हड़ महादेव के मंदिर में थे। महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्ध थे, कार्यकर्ता भी थे। तभी सामने से एक मुसलमानों की भीड़ आती है। नल्हड़ महादेव मंदिर का सीन आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया होगा। 3 तरफ पहाड़ियां हैं, एक ही तरफ रास्ता है, वही प्लेन जगह है और वहां जहां बसें खड़ी थी, कारें खड़ी थी। एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं। विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि पेट्रोल टैंक फटते हैं। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। नूह मामले को लेकर वीएचपी अब एक्शन मोड में है। वीएचपी ने आज हिंसा के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। वीएचपी ने हिंसा में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। साथ ही मेवात इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने की भी मांग रखी है। नूह हिंसा पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। दरअसल विपक्ष को मौका मिल गया है हरियाणा की सरकार को घेरने का, जबकि खट्टर सरकार कह रही है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सुनियोजित था, जिसको लेकर के कांग्रेस ये पूछ रही है कि जब उपद्रवी साजिश कर रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी। नूह में हुई हिंसा पर जमकर राजनीति भी हो रही है। हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार खट्टर सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। एक तरफ जहां इस हिंसा को सुरक्षा तंत्र की नाकामी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे भारत की आत्मा पर चोट बता रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नूह में हुई हिंसा को सुनियोजित करार दिया है और सख्त एक्शन लेने की बात कही है। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि अगर घटना सुनियोजित थी तो सरकार क्या कर रही थी। गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी की स्टेटमेंट आई है कि ये अचानक नहीं हुआ है और ऐसा दिखाई देता है कि अचानक नहीं हुआ, इसकी कोई पीछे प्लानिंग थी। तो मैं गृह मंत्री से कहना, हरियाणा सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा था तो आपकी विजिलेंस और आपकी सीआईडी, वो महकमे या तो मुख्यमंत्री जी के पास है या आपके पास है, ये लोग क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। अगर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की। पवन खेड़ा ने कहा,
वो कांटों की खेती करते हैं, वो फूलों से डरते हैं। मणिपुर से मेवात तक, बरेली से बादशाहपुर तक वो लोग भारत की आत्मा को मारना चाहते हैं। नूह में हुई हिंसा के बाद विपक्ष को बीजेपी सरकार को घेरने का नया हथियार मिल गया है। और तो देखा आपने, कुदरत के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है, चाहे वो चीन हो या फिर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य। अगली रिपोर्ट उत्तराखंड से। जी हाँ, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीर जो है एक बार फिर से वहां से सामने आई है। इस बार लैंडस्लाइड कहाँ हुआ और किस तरह की भयानक तस्वीर वहां से सामने आई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए जरा। ये देखिए कैसे पहाड़ के पांव उखड़ रहे हैं। अपनी जगह पर अडिग रहने वाला भी कुदरत के सामने लाचार है। देखिए कैसे पहाड़ टूट रहे हैं। ये न सिर्फ गिर रहा है बल्कि गिरता ही जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं, जहां लगातार जोरदार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। धारचूला से लैंडस्लाइड का एक भयावह वीडियो सामने आया है, जहां एलागाड जुम्मा गांव को जोड़ने वाली PMGSY की सड़क पर पहाड़ के मलबे ने कब्जा कर लिया। देखिए कैसे देखते ही देखते ये पूरा मलबा सड़क पर फैल गया। इसकी वजह से पूरा रास्ता जाम हो गया। वो तो खैर मनाइए कि जब पहाड़ का एक बड़ा भाग टूटा तो उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था, वरना जान का नुकसान भी हो सकता था। आपको बता दें कि बारिश की वजह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटना बढ़ गई है। बता दें कि टनकपुर तवाघाट NH के 2 बाट में लैंडस्लाइड होने से सड़क बंद है। इसकी वजह से दारमा, व्यास और चौदास घाटी के दर्जनों वाहन और ग्रामीण फंसे हैं। बताया जा रहा है कि ऊपर से लगातार बोल्डर आने के चलते सड़क खोलने में दिक्कत हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज सड़क खुल जाएगी। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नूह हिंसा से जुड़ी हुई। नूह हिंसा पर NCPCR ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल NCPCR ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी है और जिस तरीके से इस हिंसा में बच्चों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। NCPCR ने हरियाणा प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। पूरे मामले में जांच की मांग NCPCR की तरफ से की गई है। हिंसा में बच्चों के इस्तेमाल पर कार्रवाई की मांग भी NCPCR की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के, इस हिंसा को लेकर के एक्शन लिया जा रहा है और अब एक के बाद एक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर NCPCR ने हरियाणा प्रशासन को पत्र लिखा, हिंसा में बच्चों के इस्तेमाल पर कार्रवाई की मांग भी की है। उनका कहना है कि पूरे मामले में जांच हो। हरियाणा प्रशासन को दरअसल ये बाकायदा पत्र लिख करके ये मांग की गई है। नूह में जिस तरीके से हिंसा हुई है, हिंसा के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये नजर आ रहा है साफ तौर पर कि इसमें देखिए किस तरीके से बच्चे भी शामिल थे। NCPCR की तरफ से अब ये एक्शन देखने को मिला है, जिसने हरियाणा प्रशासन को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की गई है कि आखिरकार बच्चों का इस्तेमाल इस तरीके की हिंसा में किस तरीके से किया जाता है। अचानक से नूह में जो हिंसा भड़की थी, पत्थरबाजी शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये आग जो है हिंसा की वो अलग अलग जिलों में हरियाणा के फैलती चली गई। और अभी फिलहाल इस पूरे मामले पे अपडेट यही है कि 44 FIR जो है दर्ज कर ली गई है। अकेले नूह में 22 FIR दर्ज है। 4 से 5 लोगों की मौत की खबर इस पूरे हिंसा के दौरान जो है वो मिल रही है। साथ ही साथ कई लोग घायल हुए हैं। 2 होमगार्ड के जवान भी शहीद दरअसल इस हिंसा के दौरान हुए हैं, उन पर भी हमला किया गया था। किस तरीके से अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि हिंसा शायद सुनियोजित तरीके से की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता वहीं पर मौजूद है जहां पर हिंसा हुई थी, नूह में। श्वेता, अभी वहां पर फिलहाल क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, हालात अगर बात करें दीपिका और श्वेता तो अब सामान्य है काफी हद तक, क्योंकि पुलिस की तैनाती यहाँ पर है। आज सुबह से यहाँ पर CRPF की तैनाती भी की गई है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये ठीक वही जगह है नूह का जहाँ पर दंगे भड़के थे और जहाँ पर जमकर उपद्रव और आगजनी हुई थी। जरा तस्वीरें आप देखिए, अब यहाँ पर CRPF के जवान तैनात है, महिला CRPF की जो कर्मी है वो भी यहाँ पर है। मैं मृत्युंजय अपने विजय को बोलूंगी कि जरा दिखाएं वो गाड़ियाँ, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस फोर्स ही नजर आ रही है। और इसके अलावा पूरे अगर सड़क पर आप देखें तो सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इंटरनेट सेवा फिलहाल
फिलहाल बंद है और लोगों को ये साफ साफ कहा गया है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। धारा 144 है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच्चों के स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। इसलिए आप देखिए दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और पूरा सन्नाटा इस सड़क पर पसरा हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ पर तबाही के निशान जो हैं वो साफ देखे जा सकते हैं। जो तोड़ फोड़ और उपद्रव किया गया है, जो पुलिस चौकी मेरे सामने आप देख रहे हैं, देखिए इसी को फूंक दिया गया था, उपद्रवियों की तरफ से जला दिया गया था। यहाँ पर चौकी हो, दुकानें हो और सड़क पर भी अभी कांच जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं, तोड़फोड़ के निशान हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। और क्योंकि ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है, अगर उस मंदिर की बात करें जहाँ पर जाकर श्वेता नजर बनाए रखिए, आप वहां से रिपोर्ट भेजते रहिए, हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि नूह में इस वक्त हालात क्या है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर का बात करेंगे गुजरात की। गुजरात एटीएस ने दरअसल बड़ी कार्रवाई की है और 3 लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध अलकायदा से है। इनके पास से अलकायदा से जुड़े पर्चे मिले हैं, इनके पास से पिस्टल्स मिले हैं, इनके पास से कारतूस तक बरामद हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग भारत में रह करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। पूरा सच, पूरा अपडेट क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। ये उन 3 लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हें एटीएस ने राजकोट की सोनी मार्केट से गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं अमन, अब्दुल शकूर और सैफ। इन पर शक है कि ये अलकायदा से जुड़े हैं। एटीएस ने खुफिया जानकारी पर यह कार्रवाई की। खबरों के मुताबिक एटीएस को इनके पास से अलकायदा के पर्चे और दूसरी सामग्री भी मिली है। एटीएस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किया है। एक रिवॉल्वर और 10 कारतूस मिले हैं। ये तीनों व्यक्ति अलकायदा जो एक प्रतिबंधित संगठन है इसके साथ जुड़े हुए हैं और उसकी तंजीम का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी इस तंजीम में जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इन्होंने इन तीनों व्यक्तियों ने किसी काम को या किसी टास्क को अंजाम देने के लिए हथियार भी खरीदी करने की कोशिश करी है। तीनों के बारे में ये सामने आया है कि वो राजकोटी की सोनी बाजार में कारीगर के रूप में काम कर रहे थे। ये पश्चिम बंगाल से यहाँ आए थे। कहा जा रहा है कि वो काफी कट्टरपंथी सोच के हैं। एटीएस के मुताबिक इनके पास से 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल से कट्टरपंथ फैलाने वाली सामग्री मिली है। बरामद मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। टेलीग्राम ऐप के जरिए अपने हैंडलर से जुड़े थे। ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार अमन मलिक 1 साल से विदेशी हैंडलर से जुड़ा था। इनके तार बांग्लादेश में अलकायदा के हैंडलर फुरसान से जुड़े हुए हैं। इनके एक और विदेशी हैंडलर का नाम मुजम्मिल बताया जा रहा है। ये लोग सीक्रेट ऐप का इस्तेमाल करते थे। इंटरनेट पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग की बात भी सामने आई है। और इन मोबाइल फोन्स पे बहुत सारा रेडिकल मटेरियल मिला है, बहुत सारी सीक्रेट मैसेजिंग ऐप जो हम जनरली यूज़ नहीं करते, कन्वर्सेशन हो गया, एलिमेंट हो गई। और इनके पास से इनकी गूगल सर्च हिस्ट्री से ये भी पता लगा कि इन्होंने सेमी ऑटोमेटेड वेपन और ऑटोमेटेड वेपन लाइक AK-47 और ग्लॉक और ये सब किस तरीके से चलाई जाए इसकी इन्होंने गूगल सर्च से जो है जानकारी लेने की कोशिश करी थी। एटीएस जांच कर रही है, भविष्य में और भी खुलासे हो सकते हैं। हर तरफ छे कि आप बाइक और स्कूटर पर जा रहे हैं और अचानक से चलते हुए स्कूटर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ ओडिशा के एक स्कूटर चालक के साथ है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए सर। ये कोई धुआं छोड़ने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक ई स्कूटर है जिसमें कितनी तेजी से धुआं निकल रहा है ये जरा आप देखिए। स्कूटर से निकल रहा ये धुआं पूरे इलाके में फैल रहा है। ऊपर नजर उठाइए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ धुएं का बादल छा गया है। ये तस्वीरें उड़ीसा में राउरकेला जिले के बंडा मुंडा इलाके की हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स अपने ई स्कूटर पर जा रहा था कि अचानक स्कूटर से धुआं निकलने लगा। उसके स्कूटर से धुआं निकलता देख दूसरे लोगों ने उसे चेतावनी दी। गनीमत ये रही कि स्कूटर चलाने वाला समय रहते स्कूटर खड़ा करके उससे दूर हो गया, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। आग के चलते स्कूटर का करीब 70% हिस्सा जल गया। आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। और चलिए बात करेंगे ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी का मुद्दा दरअसल अभी अदालत में चल रहा है, लेकिन इसको लेकर बयानबाजी का सिलसिला जो है अभी से जारी। और ज्ञानवापी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उसको लेकर के 2 जो संगठन है वो भी अब आमने सामने आ चुके हैं। एक समर्थन कर रहा है और एक इसका विरोध कर रहा है।
ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है। वो मस्जिद है या मंदिर, फिलहाल इस पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जब एक इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना अभी उचित नहीं होगा। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। सीएम योगी के इस बयान पर मुस्लिम संगठनों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम लीग ने बयान की आलोचना की है। आपने जिस तरह कहा है कि ज्ञानवापी को और मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा, मुझे इस पर हैरत है। किस तरह विवाद होगा, क्यों होगा विवाद? लाइन ऑर्डर आपके हाथ में है। आप जैसा निर्भीक और सशक्त जब मुख्यमंत्री है तो विवाद कैसे हो सकता है? मुस्लिम पक्ष कोर्ट गया है ना, किसी मस्जिद के इमाम के पास थोड़ी ना गया है। एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्हें सोचना चाहिए कि जो चीज़ अदालत के अंदर ज़ेर गौर है उसके अंदर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, और तो बड़ा अफसोसनाक है। दूसरी बात ये है कि अब वो कह रहे हैं कि मस्जिद को मस्जिद कहना क्या नाम विवाद पैदा करेगा। अरे मस्जिद को मंदिर कहने से विवाद पैदा हुआ है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने योगी के बयान पर आपत्ति जताई है तो कुछ उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड का कहना है कि सीएम योगी ने जो कहा मुस्लिम समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि उसके ऊपर त्रिशूल का निशान है और दीगर निशानात हैं और वो बाकायदा चैनल्स दिखा भी रहे हैं, तो मुस्लिम समाज के लिए वो चिंतन का विषय है। मुस्लिम समाज को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। दरअसल देश के माहौल को ख़राब करने से बेहतर ये है कि एक टेबल टॉक हो और उसके ऊपर बैठ के फैसला करा जाए। और इस बीच ज्ञानवापी के एसआई सर्वे का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जिस पर कोर्ट कल फैसला सुना सकता है। और चलिए बात करते हैं अयोध्या की खबर की, जहां पर राम मंदिर का काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। जी हाँ, शहर की 22 जगहों पर श्री राम के प्रसंगों से जुड़ी हुई मूर्तियां जो है वो लगाई जा रही हैं, ताकि और भव्यता और दिव्यता जो है शहर की वो दिख सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। रामनगरी अयोध्या को निखारने और उसे सुंदर बनाने का काम जारी है। एक तरफ भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बन रहा है तो दूसरी ओर पूरी अयोध्या को सजाने का काम चालू है। इन तस्वीरों को देखिए, शहर के अलग अलग हिस्सों में भगवान राम की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। अयोध्या के जितने भी पौराणिक स्थल हैं वहां ये काम चल रहा है। गुप्तार घाट, यमथरा, भरतकुंड, सीताकुंड, अग्निकुंड, सूर्यकुंड जैसे 22 स्थानों पर रामायण के अलग अलग प्रसंगों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। राजस्थान से मंगाए गए लाल पत्थरों पर इनकी जानकारी भी दी जा रही है। गुप्तार घाट पर भगवान श्री राम, माता जानकी उनके साथ लक्ष्मण को वन जाते समय केवट से भेंट होते हुए दर्शाया गया है। इसके साथ ही शिलापट पर हिंदी और अंग्रेजी में उस स्थान के महत्व को भी बताया गया है। ये काम बहुत जोरों से चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य है कि श्रद्धालु और विदेशी सैलानी ये समझ सकें कि किस स्थान का क्या महत्व है। और नू हिंसा को लेकर अमित शाह जो है वो दरअसल एक्शन में नजर आ रहे हैं। यहाँ हरियाणा के सीएम से बातचीत की है। अमित शाह ने जानकारी ली है किस तरह के हालात इस वक्त नू में बने हुए हैं, क्योंकि हरियाणा के कई शहरों में जो है अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो अमित शाह अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने सीएम खट्टर से फोन पर बात की है और हिंसा को लेकर के जानकारी ली है कि अब तक वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या एक्शन लिया जा रहा है, और जितनी भी घटनाएं सोमवार से लेकर के कल मंगलवार देर रात तक का जो भी है वो सारा अपडेट गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर ले रहे हैं। इससे समझ आता है कि केंद्र सरकार कितनी एक्शन मोड में है इस पूरी हिंसा को लेकर के, ताकि वहां पर शांति बहाल हो जाए। और अभी भी वहां पर जो माहौल है वो काफी शांत है, लेकिन सोमवार को जो कुछ भी हुआ उसका अपडेट गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के मुख्यमंत्री से ले रहे थे, फोन पर बात करके। केंद्र की तरफ से अतिरिक्त टुकड़ियां जो है वो भेजी गई हैं। पैरामिलिट्री के फोर्सेस जो है वो तैनात है इस वक्त हरियाणा में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अमित शाह जो है वो एक्शन में नजर आए हैं और खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह ने हरियाणा के सीएम से फोन पर बातचीत की है, जानकारी ली है कि फिलहाल नू में हालात क्या हैं, पूरे हरियाणा में कहें तो इस वक्त हालात क्या हैं, जिसकी जानकारी अमित शाह ने ली है।
और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि लोकसभा में आज दिल्ली सर्विस बिल की चर्चा होने वाली है, जो कि दिल्ली से अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के आज चर्चा होगी। यहाँ विपक्षी गठबंधन जो है ये आम आदमी पार्टी के समर्थन में दरअसल कल नारेबाजी भी कर रहा था। जब सदन के पटल पर यह बिल रखा गया था तो लगातार नारे जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे। किसके दिल्ली? एलजी की दिल्ली या फिर सीएम की दिल्ली? कौन करेगा दिल्ली के अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग? ऐसे तमाम सवालों पर आज लोकसभा में चर्चा होने जा रही है। इस चर्चा में एक तरफ है सत्ताधारी दल तो वहीं दूसरी तरफ है विपक्ष का नया मोर्चा। अब बात आज की कार्यवाही की तो गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को आज के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता आज सुबह 10 बजे संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को कल लोकसभा में पेश किया था। बिल को पेश करने के दौरान सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। अब सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को क्या जवाब दिया। कोई भी कानून बना सकता है, अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। सुना आपने, गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। बता दें कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद से ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई जारी है। बिहार में जातीय जनगणना दरअसल जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है। ये नीतीश सरकार की बड़ी जीत है, क्योंकि जो तमाम याचिकाएं लगाई गई थी इसके विरुद्ध, उन तमाम याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हाँ, खारिज कर दिया है। और साथ ही पक्ष और विपक्ष इस जातीय जनगणना को लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब हाईकोर्ट द्वारा इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। बिहार में जातीय गणना पूरी होगी और ये फैसला पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है। जी हाँ, बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि इस फैसले के तुरंत बाद राज्य सरकार एक्शन में आई और पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के कुछ घंटे के बाद ही जाति आधारित गणना कराने का आदेश जारी कर दिया। सभी डीएम को आदेश दिया गया है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले पर पारित आदेश को देखते हुए बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के रुके हुए काम को फिर से शुरू किया जाए। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। हम लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन ये जो लोग इसके पक्ष में हैं उनको पूछना चाहिए नीतीश और तेजस्वी से कि इसका कानूनी आधार क्या है। ये आंख में धूल झोंकने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सर्वे कर। इधर इस मामले को लेकर विपक्ष मोर्चा का एक दल आज सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो वहीं हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। बता दें कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाई थी और पिछले महीने इस मामले पर लगातार 5 दिन बहस चली। पटना हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी की और कल जातीय जनगणना को लेकर हरी झंडी दे दी। नूह का टेरर, साजिश करता आउटसाइडर, पूरी खबर विस्तार में हम आपको दिखाएंगे। नूह हिंसा से जुड़ी हुई 7:55 पर फ्रेश एंड फास्ट में। फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।